नमस्कार आप सभी को। आज हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। संप्रदाय क्या होता है, किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। एक समान विचारधारा को मानने वाले लोगों का समूह क्या कहलाता है? संप्रदाय कहलाता है। इन संप्रदाय को ही मनोविज्ञान में स्कूल की संज्ञा दी गई है। तो मनोविज्ञान में संप्रदाय को क्या कहा जाता है? स्कूल कहा जाता है। आज हम मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, पहला है संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय को देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? विलियम वुंट थे। इसका दूसरा नाम क्या है? निर्मितवाद संप्रदाय है। संरचनावाद को प्रथम संप्रदाय की भी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देखिए, विलियम संरचनावाद संप्रदाय का नाम संरचनावाद क्यों पड़ा, पहले इसके बारे में हम जानते हैं। विलियम वुंट जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा था? चेतना का विज्ञान कहा था। चेतना किसे कहते हैं? चलिए जानते हैं। मन की वह गति या शक्ति जिससे प्राणी को आंतरिक और बाह्य तथ्यों का या यूं कहे कि घटनाओं का, बातों का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। चेतना का ही दूसरा नाम क्या है? संवेदना। चेतना का दूसरा नाम संवेदना है, या यूं कहें कि चेतना ही संवेदना है, संवेदना ही चेतना है। अब देखिए, संवेदना किसे कहते हैं? हमारे शरीर में 5 क्या होती है? इंद्रियां होती है। कौन सी? आँख, कान, जीभ, नाक और त्वचा। यह हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती है। इन इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रथम ज्ञान को क्या कहा जाता है? संवेदना कहा जाता है। कैसे? देखिए, एक बालक है जो चल रहा है, उसे रास्ते में क्या हुआ? कांटा चुभा। बालक जो है चल रहा है, उसे रास्ते में कांटा चुभा, बालक रोने लगता है। बालक को कांटा चुभा तो उसे कैसे पता चला? त्वचा के माध्यम से पता चला। त्वचा क्या है? एक इंद्रिय है। तो हम यूं कहें कि इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रथम ज्ञान को क्या कहा जाता है? संवेदना कहा जाता है। और जो विलियम वुंट जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सर्वाधिक अध्ययन किस पे किया था? संवेदना पर सर्वाधिक अध्ययन किया था। इन्होंने संवेदना पर अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की थी। कब की थी? 1879 में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, जो कहाँ की थी? जर्मनी के लिम्पचिक नामक नगर में की थी। इस प्रयोगशाला में विलियम वुंट ने मानव के संवेदनाओं का अध्ययन किया था। संवेदना का अध्ययन किस में किया था? प्रयोगशाला में किया था। इसीलिए इस प्रयोगशाला को प्रथम प्रयोगशाला भी कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, जो ये संरचनावाद संप्रदाय है, इसमें विलियम वुंट ने कहा कि मन की एक क्या होती है? निश्चित संरचना होती है। हमें किसका अध्ययन करना चाहिए? मन की निश्चित संरचना का अध्ययन करना चाहिए। किसने कहा था? विलियम वुंट ने कहा था। इसी संरचना के माध्यम से इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ा? संरचनावाद संप्रदाय पड़ा। इस संप्रदाय में एक बात यह भी इम्पोर्टेंट है कि विलियम वुंट जो है, इन्होंने मनोविज्ञान को स्वतंत्रता का दर्जा दिलाया। कब दिलाया? 1880 में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। इससे पहले जो मनोविज्ञान है, वह दर्शन शास्त्र की एक शाखा के माध्यम से अध्ययन किया जाता था। और संरचनावाद संप्रदाय के जो प्रमुख समर्थन करता है, कौन कौन से? देखिए, एडलर, बेडफोर्ड और टिचनर, यह जो है प्रमुख समर्थन करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकार्यवाद संप्रदाय। नेक्स्ट देखिए, कौन सा है? प्रकार्यवाद संप्रदाय। इसे देने वाले कौन थे? विलियम जेम्स थे। अब देखिए, प्रकार्यवाद संप्रदाय कैसे अस्तित्व में आया? विलियम वुंट जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा था? चेतना की
हमें संरचना का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? चेतना की संरचना का। विलियम वुंट और विलियम जेम्स जो है वो पहले इसी विज्ञान का अध्ययन करते थे कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। विलियम वुंट और जेम्स दोनों की एक समान विचारधारा थी कि चेतना का विज्ञान है मनोविज्ञान। लेकिन कुछ समय पश्चात इन दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गया और विलियम जेम्स ने कहा कि हमें चेतना की संरचना का अध्ययन नहीं करना चाहिए। हमें किसका अध्ययन करना चाहिए? हमें अध्ययन करना चाहिए चेतना के कार्यों का अध्ययन करना चाहिए। चेतना के कार्यों का या चेतना के प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखने से आप देखिए कौन सा संप्रदाय आता है? प्रकार्यवाद संप्रदाय। विलियम जेम्स ने कहा कि हमें चेतना के कार्यों पर अध्ययन करना चाहिए, तो इस वाद से कौन सा संप्रदाय हमारे सामने आता है? प्रकार्यवाद संप्रदाय। देने वाले कौन थे? विलियम जेम्स। और इस संप्रदाय में प्रत्यक्षीकरण पर सर्वाधिक अध्ययन किया गया है। सर्वाधिक अध्ययन किस पे किया गया है? प्रत्यक्षीकरण पे। प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? किसी भी वस्तु के बारे में हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। पहली है पहचान, दूसरा है नाम, तीसरी है व्याख्या। किसी भी वस्तु के बारे में हमें इन 3 चीज़ों का पता होने पर ही हम वस्तु का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। उदाहरण से देखिए, एक पेंसिल है, बच्चे को दिखाई तो सर्वप्रथम उसने इंद्रियों के माध्यम से उस वस्तु को देखा और पहचाना कि क्या है, ये एक वस्तु है। फिर उसे उस वस्तु का नाम पता चला कि ये क्या है? पेंसिल है। फिर उसे व्याख्या करने को कहा गया, तब पता चला कि पेंसिल जो है वो किस काम के लिए है? लेखन के लिए है। इस प्रकार प्रकार्यवाद संप्रदाय में सर्वाधिक अध्ययन किस पे किया गया था? प्रत्यक्षीकरण पे किया गया था। प्रकार्यवाद संप्रदाय देने वाले तो विलियम जेम्स थे, लेकिन इसके अन्य समर्थनकर्ता भी थे। कौन कौन से? जॉन ड्यूई, थॉर्नडाइक, मैकिन, केटल और वुडवर्थ। नेक्स्ट देखिए व्यवहारवाद संप्रदाय। नेक्स्ट कौन सा है? व्यवहारवाद संप्रदाय। इसे देने वाले कौन थे? जेबी वॉटसन थे। व्यवहारवाद संप्रदाय हमारे सामने कैसे आया कि विलियम वुंट जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा था कि चेतना की संरचना का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? हमें चेतना की संरचना का अध्ययन करना चाहिए। किसने कहा था? विलियम वुंट ने संरचनावाद संप्रदाय में कहा था। और उसके बाद हमारे सामने कौन सा संप्रदाय आया? प्रकार्यवाद संप्रदाय। इसमें जो विलियम जेम्स है, उन्होंने हमें क्या कहा था कि हमें चेतना के कार्यों का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? चेतना के कार्यों का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन 1912 और 1914 के मध्य द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई और एक नया संप्रदाय हमारे सामने आया। उसका नाम क्या है? व्यवहारवाद संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? व्यवहारवाद संप्रदाय। इस प्रकार व्यवहारवाद संप्रदाय जो है उसकी स्थापना हुई। व्यवहारवाद संप्रदाय को देने वाले थे जेबी वॉटसन और उसकी स्थापना कब हुई? 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्यवहार की जो है नींव रखी गई या इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट देखिए व्यवहार शब्द को देने वाले सर्वप्रथम कौन थे? मैकडूगल थे। उन्होंने व्यवहार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो कब लिखी गई थी? 1905 में। इस पुस्तक में मैकडूगल ने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन व्यवहार की संपूर्ण व्याख्या, वर्णन और उत्पत्ति के बारे में हमें किसने बताया था? जेबी वॉटसन ने। कब? 1913 में। नेक्स्ट देखिए जेबी वॉटसन की 2 इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ये जो पहली पुस्तक है वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछी गई है। देखिए व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा है। किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है जेबी वॉटसन की। कब लिखी गई थी? 1914 में। नेक्स्ट देखिए
व्यवहारवाद जो पुस्तक है उसके लेखक भी कौन है? जे.बी. वॉटसन है। नेक्स्ट देखिए, व्यवहारवाद जो संप्रदाय है उसके समर्थनकर्ता कौन है? स्किनर, पावलोव, हल और मैकडूगल। ये जो है व्यवहारवाद संप्रदाय के प्रमुख समर्थनकर्ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो संप्रदाय है वह कौन सा है? समग्रवाद संप्रदाय या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। समग्रवाद संप्रदाय या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय को देने वाले कौन थे? मैक्स वर्दिमर थे। मैक्स वर्दिमर थे। और उनके समर्थनकर्ता कौन थे? कोहलर, कोफा और कुर्ट लेविन थे। नेक्स्ट देखिए, गेस्टाल्ट जो शब्द है किस भाषा का है? जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? पूर्णता या समग्रता। गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद संप्रदाय का नाम कैसे पड़ा? ये किस प्रकार अस्तित्व में आया? चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम जो संप्रदाय सामने आया कौन सा? संरचनावाद संप्रदाय। उसमें किस पे अध्ययन किया गया था? चेतना पर अध्ययन किया गया था। एक संप्रदाय हमारे सामने आया कौन सा? व्यवहारवाद संप्रदाय। तो मैक्स वर्दिमर जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि जो मानसिक ज्ञान होता है अपना मानसिक ज्ञान का आंतरिक रूप क्या होता है? चेतना होता है। और मानसिक ज्ञान का बाह्य रूप क्या होता है? व्यवहार होता है। हमें इसका पृथक अध्ययन न करके एक साथ पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए। अर्थात चेतना और व्यवहार दोनों का एक साथ अध्ययन करने पे, पूर्ण अध्ययन करने पे व्यक्ति क्या हो जाता है? समग्रता को प्राप्त हो जाता है, या यूं कहे कि पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इन दोनों का एक साथ अध्ययन करने से व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। इसी आधार पर या इसी वाद पर इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ा? समग्रवाद संप्रदाय। मानवतावाद संप्रदाय। मानवतावाद संप्रदाय को देने वाले कौन थे? अब्राहम मैस्लो थे। उनके समर्थनकर्ता कौन थे? कार्ल रॉजर्स और आलपोर्ट इनके समर्थनकर्ता थे। अब्राहम मैस्लो को आशावाद मानवता का जनक भी कहा गया है। किसे कहा गया है? अब्राहम मैस्लो को। मानवतावाद संप्रदाय का नाम मानवतावाद क्यों पड़ा? क्योंकि अब्राहम मैस्लो ने कहा कि हमें मानव की आवश्यकता का अध्ययन करना चाहिए। मानव की मांग क्या है उसका अध्ययन करना चाहिए। तो अब्राहम मैस्लो ने सर्वाधिक अध्ययन किस पे किया? मानव की आवश्यकता पर किया। इसी वाद के आधार पर इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ा? मानवतावाद संप्रदाय पड़ा। अब्राहम मैस्लो ने कुछ 5 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं बताई हैं मानव की। देखिए, पहली है शारीरिक मांग। मनुष्य को जीवित रहने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो क्या है? रोटी और पानी। ये हमारी कौन सी मांग हो गई? शारीरिक मांग। व्यक्ति की जब शारीरिक मांग पूर्ण हो जाती है तो दूसरी मांग क्या है? सुरक्षा की मांग। व्यक्ति चाहता है कि हमें सुरक्षित रहने के लिए एक मकान चाहिए। जब मकान बन जाता है, सुरक्षा की मांग पूर्ण हो जाती है, तब व्यक्ति की तीसरी मांग क्या होती है? समाज की मांग। वो चाहता है कि हमारा मकान जो है समाज के बीच में हो, एक हमारा सुसमायोजित समाज होना चाहिए। जब समाज की मांग व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है तो चौथी मांग क्या होती है? सम्मान की मांग। समाज में वो क्या चाहता है कि मेरा भी सम्मान हो, मेरा भी आदर करे, मेरा भी सम्मान हो। तो इस प्रकार सम्मान की मांग भी अगर व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है तो अंतिम मांग क्या होती है? आत्मानुभूति की मांग। आत्मानुभूति के अर्थ क्या होता है? आत्मा का परमात्मा से मिलन अर्थात मोक्ष। 5वीं डिमांड व्यक्ति की क्या होती है? सब आवश्यकताएं जब पूर्ण हो जाती है तो अंत में व्यक्ति चाहता है कि अब हमें मोक्ष मिले। इस प्रकार
मानवतावाद संप्रदाय जो किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इनका जन्म जो है वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। सिगमंड फ्राइड ने सर्वाधिक अध्ययन किस पे किया था? पागलों पे सर्वाधिक अध्ययन किया था। सिगमंड फ्राइड ने बताया कि व्यक्ति की पागल की स्थिति कब बन जाती है? जब मनुष्य के मस्तिष्क का चेतन और अवचेतन जो मन है या मस्तिष्क है ये कार्य करना बंद हो जाता है और केवल अचेतन मन कार्य करता है, तब व्यक्ति की स्थिति क्या हो जाती है? पागल जैसी हो जाती है। सिगमंड फ्राइड जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने सर्वाधिक अध्ययन किया था पागलों पर, और यह जानने के लिए उन्होंने मस्तिष्क का विश्लेषण किया और मस्तिष्क अर्थात मन का विश्लेषण किया, और इस वाद से जो संप्रदाय उन्होंने स्थापित किया उसका नाम क्या था? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। सिगमंड फ्राइड ने मस्तिष्क अर्थात मन के दो रूप बताए। एक बताया था आकारात्मक पक्ष, जो क्या होता है? हमारे मस्तिष्क का स्थिर पक्ष होता है, और दूसरा बताया था गत्यात्मक पक्ष, जो हमारा मस्तिष्क इसमें क्या करता है? गतिशील रहता है, अर्थात क्रिया करता रहता है, एक्टिव रहता है। अब देखिए, जो मस्तिष्क का आकारात्मक पक्ष या जो स्थिर पक्ष है, इसके तीन भाग कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें होता है एक चेतन मन, एक होता है अवचेतन और अर्धचेतन मन, और एक होता है अचेतन मन। चेतन मन जो है हमारे मस्तिष्क का कितने प्रतिशत होता है? 10% होता है। अवचेतन और अर्धचेतन जो वह मन है वह हमारे मस्तिष्क में 0% होता है, और जो अचेतन मन है वह हमारे मस्तिष्क का सर्वाधिक भाग होता है। वह हमारे मस्तिष्क का 90% भाग कौन सा होता है? अचेतन मन होता है। चेतन मन जो है किसे कहते हैं? चेतन मन के अंदर व्यक्ति की अच्छी बातों का संग्रह पाया जाता है, अर्थात यूँ कहे कि चेतन मन के अंदर नैतिक गुण पाए जाते हैं। अर्धचेतन मन के अंदर संग्रहित ज्ञान का भंडार पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सुलभ स्मृति भी कह सकते हैं। अवचेतन होता क्या है? अचेतन मन पर जो भी हमारी सामग्री है वो एकत्रित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? अर्धचेतन मन या अवचेतन मन कहते हैं। इस स्थान पर रहने वाली सामग्री को सुलभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सामग्री को व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार याद करके चेतन मन में ला सकता है, अर्थात आनंद प्राप्त कर सकता है। इसे कहते हैं अर्धचेतन या अचेतन मन। नेक्स्ट देखिए, अचेतन मन किसे कहते हैं? अचेतन मन के अंदर कौन रहता है? एक रहती है दमित इच्छा। दमित इच्छा किसे कहते हैं? जो इच्छा हमारी कभी पूर्ण ना हो पाई हो, वो कौन सी इच्छा होती है? दमित इच्छा होती है। जिसका दमन हो गया हो तो कौन सी इच्छा हो गई? दमित इच्छा। और अनैतिक कार्य रहते हैं। अनैतिक कार्य उसे कहते हैं जो समाज की दृष्टि से उचित नहीं होते हैं, वो कौन से कार्य हो गए? अनैतिक कार्य। अचेतन मन के अंदर हमारी भावनाएं रहती है, संवेग रहते हैं, और हमारी मूल प्रवृत्तियां रहती है, और यौन शक्ति भी किस में रहती है? अचेतन मन के अंदर रहती है। अब देखिए, जो गतिशील पक्ष है या जो गत्यात्मक पक्ष है, इसके जो सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने 3 रूप बताए थे: इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। अब देखिए, इड क्या होता है? इड एक पार्श्विक प्रवृत्ति है, अर्थात इड क्या है? पशु प्रवृत्ति है। यह किस आधार पर कार्य करती है? यह सुख के आधार पर कार्य करती है। इसे सिर्फ आनंद की प्राप्ति चाहिए। किसको? इड को। ये जो इड है वो किस मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? ये होता है अचेतन मन का। इड जो है इसका स्वरूप कैसा होता है? स्वर्गीय होता है। स्वर्गीय अर्थात खुद को सुख प्रदान करने वाली स्थिति क्या कहलाती है? स्वर्गीय कहलाती है। यह इड जो है सिर्फ स्वयं का सुख चाहता है। और देखिए,
ईड के अंदर जो है किसका विरोध होता है? नैतिकता का विरोध होता है। इसमें नैतिक गुण नहीं पाए जाते। यह कौन सा कहलाता है? ईड कहलाता है। नेक्स्ट देखिए ईगो। ईगो या अहम, यह जो है एक कौन सी प्रवृत्ति होती है? मानवीय प्रवृत्ति होती है। ईगो के अंदर स्वरक्षा का भाव पाया जाता है। स्वरक्षा का अर्थात किन्हीं भी परिस्थिति में खुद की रक्षा करना कौन सिखाता है? ईगो सिखाता है। ईगो से समायोजन में सहायता प्रदान करने में मदद मिलती है। ईगो जो होता है, किसी भी परिस्थिति में हम ईगो के माध्यम से समायोजन कर पाने में क्या होते हैं? सक्षम हो पाते हैं। ईगो जो है वो कौन सी परिस्थिति है? यह हमेशा परिवर्तनशील होता है। यह समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। कौन? ईगो। किस समय में हमें क्या करना उचित है या अनुचित है, हमें कौन सिखाता है? ईगो सिखाता है। ईगो के माध्यम से ही हम यह निश्चित कर पाते हैं कि हम क्या करें सही है या क्या न करें जो गलत है। इस प्रकार उचित और अनुचित में अंतर करना हमें किसके माध्यम से पता चलता है? ईगो के माध्यम से पता चलता है। यह भी कहा जाता है कि जिसका ईगो जितना मजबूत होगा उसमें समायोजन की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। जिंदगी जीने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता किसकी है? इन तीनों में ईगो की है। नेक्स्ट देखिए सुपर ईगो। सुपर ईगो एक दैवीय प्रकृति होती है। कौन सी प्रकृति होती है? दैवीय प्रवृत्ति होती है। इसका संबंध किससे होता है? नैतिकता से होता है। यह हमेशा हमें उचित कार्य करने की ओर प्रेरित करता है और सुपर ईगो के अंदर ही हमारे नैतिक गुणों का विकास हो पाता है। सुपर ईगो हमें सिखाता है कि निश्चित रीति रिवाजों में या परंपराओं में या मर्यादाओं के अनुसार व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए या सही कार्य के लिए हमें प्रेरित कौन करता है? सुपर ईगो करता है। नेक्स्ट संप्रदाय देखिए प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय किसने दिया था? यह दिया था विलियम मैकडूगल ने। इसे प्रयोजनवादी संप्रदाय भी कहते हैं। प्रयोजनवादी संप्रदाय कैसे? हर व्यक्ति को जब भी कार्य करता है तो कार्य करने के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। उस प्रयोजन को पूर्ण करने में कौन प्रेरित करता है? मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को क्या करती है? प्रेरित करती है। और देखिए संवेदना जो है वह भी व्यक्ति को अपने प्रयोजन पूर्ण करने में क्या करती है? मदद करती है। और जो देखिए रुचियां होती है वह भी व्यक्ति को अपने प्रयोजन की प्राप्ति में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार यह हमारे थे संप्रदाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।